हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 25 के बारे में। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन 25 का जो मुकदमा जो केस होता है, ये बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियां कस्टमर क्लाइंट के ऊपर कब करती है। दोस्तों जब किसी क्लाइंट या फिर कस्टमर ने बैंक से या फिर एनबीएफसी से यदि कोई लोन लिया है, राइट, और उस लोन की जो ईएमआई है, जो किस्त है, वह उस व्यक्ति, उस क्लाइंट, उस कस्टमर के बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट, दैट मींस कि ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड डेट पर उस व्यक्ति, उस क्लाइंट, उस कस्टमर के बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाती है, कट जाती है एक फिक्स्ड डेट पर, राइट। इसको बोलते हैं ऑटो डेबिट। तो यदि उस व्यक्ति ने अपनी लोन की ईएमआई को भरने के लिए एक फिक्स्ड डेट, दैट मींस कि ईसीएस लगवा रखी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है, तो ईसीएस लगवा रखी है, तो उस ईसीएस के सिस्टम के कारण उस व्यक्ति के अकाउंट से हर महीने की एक फिक्स तारीख को क्या होता है, जो भी किस्त, जो भी ईएमआई बनती है, वह कटकर उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से उस एनबीएफसी या फिर जो भी बैंक है उसके अकाउंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों अब होता क्या है, उस व्यक्ति ने ईसीएस सिस्टम लगवा रखी है, तो आगे चलकर होता क्या है कि वह जो व्यक्ति है वह अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, एक सफिशिएंट फंड नहीं रखता है। मतलब कि जितने की ईएमआई कटनी थी, जितने का उसने ईसीएस लगा रखा था, उतना अमाउंट वह व्यक्ति, वह क्लाइंट, वह कस्टमर अपने अकाउंट में उतना फंड वह मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। दैट मींस कि जितने की किस्त, जितने की ईएमआई है, उतना अमाउंट अवेलेबल उसके अकाउंट में नहीं रहता है। तो इस कारण से होता क्या है, जो ईसीएस है वह बाउंस हो जाती है। दोस्तों और ये ईसीएस बाउंस आगे चलकर एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसा कंटिन्यूअसली 3 बार 4 बार हो जाता है, ठीक है। रीजन क्या था कि भैया उसके अकाउंट में उतने सफिशिएंट, उतने बैलेंस अवेलेबल नहीं थे, तो इस रीजन की वजह से उसकी जो ईसीएस लगी थी, ऑटो डेबिट सिस्टम, वह क्या हो रहा था, बोलो, बाउंस हो जा रहा था। दोस्तों तो ऐसे में एनबीएफसी या फिर लोन कंपनी या फिर बैंक ने उस व्यक्ति से संपर्क किया, कांटेक्ट किया कि भाई देखिए, आपने ईसीएस सिस्टम लगा रखी थी, ठीक है, आपकी लगातार 3-4 महीने हो गए, आपकी ईसीएस बाउंस हो जा रही है और हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो ईसीएस जो लग जाती है, ये होता है क्या मालूम है, कि आजकल का जो नया जमाना जो चल रहा है, मॉडर्न सिस्टम, आज के टाइम पे लोग ना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ठीक है, फंड को ट्रांसफर करने का मेथड यूज करते हैं। दैट मींस कि अब ना पहले जैसा कोई अब बैंक में जाकर अपनी किस्त या फिर अपनी ईएमआई को जमा नहीं करता है, वो पहले के टाइम में चलता था, ठीक है। फिर अभी जो चेक है, चेक, लोग चेक के थ्रू भी क्या करते थे, अपनी ईएमआई को पे करते थे, चेक के थ्रू, चेक बनाकर दिया। अब वो भी क्या हुआ, आउटडेटेड, पुराना हो गया। अब आज लोग क्या करते हैं, प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन, बहुत सारी लोन कंपनियों के एप्स होते हैं, उस एप्स के थ्रू इंस्टेंट लोन लेते हैं तुरंत। मतलब कि 4 से 5 मिनट में जो भी उनका इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू जो भी उनका प्रोसीडिंग रहता है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल डाला, एड्रेस वेरिफिकेशन करवाया, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या किया, पढ़ा भी नहीं, वैसे ही फटाफट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मार्किंग टिक मार्क करके फटाफट एक्सेप्ट करके क्या होता है, 5-10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। दोस्तों ठीक है, 4 लाख 5 लाख, मतलब जो भी आपको प्री अप्रूव्ड जो भी अमाउंट रहेगा, प्री अप्रूव्ड जो भी लोन अमाउंट बैंक के द्वारा या फिर एनबीएफसी के द्वारा जो भी आपको जितने अमाउंट का आपको ऑफर रहेगा, आपने उस चीज को एक्सेप्ट करके पैसा अपने अकाउंट में मंगा लिया, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, फिजिकली आप बैंक में तो जाते नहीं है, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो भी रहता है वो सब ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन हो गया, जो भी सारी चीजें, आधार कार्ड वेरिफिकेशन, पैन कार्ड वगैरह, ठीक है, आपका बैंक डिटेल का जो भी सब वेरिफिकेशन या फिर जो भी डेटा आप पुटअप करते हो, सारी चीजें ऑनलाइन तरीके से होती है। तो उसी में क्या होता है, एक ऑटो डेबिट सिस्टम का भी एक ऑप्शन आता है कि आप उसको भी क्या करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। मतलब कि आप ये कह देते कि भैया हर महीने की जो भी किस्त बनेगी आप मेरे अकाउंट से डेबिट कर लेना, ठीक है, उसके लिए आप अप्रूव कर देते हो, ठीक है, मैंडेट कर दो, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो डेबिट या फिर ईसीएस सिस्टम मैंडेट करना, कि भैया मेरे अकाउंट से हर महीने क्या होगा, आपकी जो भी ईएमआई बनेगी वो कट जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप क्या करते हो, अपना अप्रूवल, आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हो, राइट। तो होता क्या है कि भैया आगे चलकर किसी कारणवश क्या होता है, आपकी जो ईसीएस जो लगी हुई है हर महीने की, वो बाउंस हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, जो बैंक होती है वो बैंक आपको रिमाइंडर कॉल, मैसेज जो भी आपको भेजती है कि भैया आपकी ईसीएस इतनी इतनी बाउंस हो गई है, इसका आप पेमेंट करवा दीजिए। और हो सकता है कुछ आपका प्रॉब्लम होगा, कुछ जेन्युइन रीजन होगा, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी, काम धंधा छूट गया होगा, व्यापार धंधे में लॉस हुआ होगा, ठीक है, इस किसी कारणवश आपने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में उतना आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो आपका जो है ईसीएस जो लगा था वो आपका बाउंस होता चला गया, ठीक है। तो बैंक ने आपको रिमाइंड कॉल, मैसेज, आपको रिक्वेस्ट किया कि भाई इतनी इतनी आपकी ईएमआई बाकी है, भरवा दीजिए, ठीक है। और ऐसे में यदि आप नहीं भरते हैं तो होता है क्या, फिर आगे चलकर आपका 3 ईएमआई बाउंस हुआ, तो फिर उसके बाद फिर 90 दिन के ऊपर हो जाएंगे, तो फिर क्या होता है, जो बैंक है वो ऑथोराइज होती है, फिर आपका वो जो अकाउंट है, लोन अकाउंट, वो आपका एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद फिर बैंक क्या करती है, लीगल जो एक्शन है, जो कानूनी जो कार्रवाई है वो चालू कर देती है। अपने एडवोकेट, अपने लीगल एक्सपर्ट, उनके जो भी सलाहकार होते हैं, ठीक है, कानून के, उनके थ्रू आपको लीगल नोटिसेस भेजी जाती है और आपको उसके अंदर वार्निंग दी जाती है कि भैया क्या करिए, आपका इतना इतना पेमेंट बाकी करवा दीजिए, यदि आप नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ हम आगे फिर कानूनी कार्रवाई, दैट मींस की कोर्ट प्रोसीडिंग्स हम करेंगे आपके खिलाफ, ठीक है। तो अब आगे चलकर होता है कि वो व्यक्ति फिर भी पैसा नहीं देता है, ठीक है, इतना लीगल नोटिस आ गया, बैंक नोटिस आ गया, ठीक है, फिर भी वो व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता, रीजन कुछ होगा, ठीक। अब ये फ्रेंड्स होता क्या है, अब
ऐसे में वह उस व्यक्ति ने क्या किया, उस अपनी ईसीएस को बाउंस करवा दिया, ठीक है। तो जब ईसीएस जब बाउंस हो जाती है दोस्तों, तो ऐसे में जो बैंक होती है वो क्या करती है, उस कस्टमर, उस क्लाइंट, उस ग्राहक के ऊपर ना सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाती है, ठीक है। मतलब उसने पूरी कोशिश कर ली, राइट। एनपी अकाउंट हो गया, या फिर आगे चल के सपोज फॉर एग्जांपल उसका लोन अकाउंट उसने राइट ऑफ भी कर दिया, उसके बाद उसने क्या किया, बैंक ने, एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों ने उस क्लाइंट, उस कस्टमर के ऊपर क्या किया, मुकदमा दर्ज करवाया, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 25 के अंडर में दोस्तों, राइट। अब मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का सेक्शन 25, ये समझ लीजिए कि एकदम सेम एज इट इज अपना जो चेक बाउंस होता है ना सेक्शन 138 में, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। यदि आपने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तो उसकी जो लीगल जो कार्रवाई होती है वैसे सेम अपना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 25 में भी सेम कार्रवाई होती है। दोनों का प्रोसीडिंग सेम है, बस फर्क है कि आपने जब चेक दिया तो फिजिकल फॉर्म में चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया, चेक बाउंस हुआ, तो फिर आपका चेक बाउंसिंग के केस में वो अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में केस चालू हो जाता है, ठीक है। तो वैसे सेम ये भी समझ लीजिए कि आपका, अब आपने ईसीएस बाउंस करवाया तो यहां भी आपने किस्त को बाउंस करवा दिया, तो लगभग दोनों का जो प्रोसीडिंग है वो दोनों का सेम होता है, ठीक है। जो पनिशमेंट चेक बाउंसिंग वाले केस में है वही सेम पनिशमेंट आपका ईसीएस बाउंस वाले केस में भी है, या फिर जो पेनल्टी उधर है और वही सेम पेनल्टी यहां पर भी है, राइट। अब दोस्तों होता है क्या, चलो समझ लो बैंक ने आपके खिलाफ या फिर एनबीएफसी या फिर लोन कंपनी ने आपके खिलाफ सेक्शन 25 में मुकदमा दर्ज करवा दिया, कोर्ट में क्या किया, कंप्लेंट फाइल कर दिया और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है। अब ऐसे में होता क्या है, जब व्यक्ति को पता चलता है कि भैया मेरे खिलाफ सेक्शन 25 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम 2007 के तहत मेरे ऊपर मुकदमा और केस दर्ज हो गया, तो ऐसे में जब व्यक्ति को पता चलता है तो व्यक्ति बहुत डर जाता है, एकदम टेंशन, एकदम चिंतित हो जाता है कि भैया अरे यार मेरे ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया, ऐसा लग रहा है कि भैया मैंने बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। सो दोस्तों ईएमआई बाउंस करवा देना, ईसीएस को डिफॉल्ट कर देना, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कोई पनिशमेंट नहीं है या फिर आपको जेल नहीं भेज दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि भैया एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या फिर जो भी उनके रिकवरी एजेंट्स हैं वो आपको कॉल करके धमकाए, डराए कि आपको जेल भेज देंगे, ठीक है, आपके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा हो गया है, आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लग जाएगी, कुछ इस तरीके से आपको डराते हैं, लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों क्या होता है कि मुकदमा दर्ज हो गया, अब आगे चलकर होगा क्या, पहले तो क्या होता है, जो बैंक होती है, जो एनबीएफसी होती है, वो आपको डराती है, मुकदमा दर्ज हो गया, आपको नोटिस भेजती है, मुकदमा दर्ज हो गया सेक्शन 25 में, अब आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो पेमेंट करवा दीजिए, आप नहीं कराओगे तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, हाँ ये वो सारी चीजें। सो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको सलाह, आपको मैं इसका सॉल्यूशंस दूंगा प्रैक्टिकल तरीके से, किस तरीके से सेक्शन 25 की प्रोसीडिंग चलती है कोर्ट में, किस तरीके से समन्स आते हैं, वारंट्स आते हैं, तो वारंट कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है, सब मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। बस इस वीडियो को लगातार पूरा कंटिन्यूअसली एंड तक देखते रहिए बस, ठीक है। पूरा मैं आपको सोल्यूशन, पूरा आपको इसका कानूनी उपाय मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है, डरना नहीं बिल्कुल भी। अब दोस्तों होता क्या है, अब कई बार ऐसा होता है कि भैया जो एनबीएफसी जो लोन कंपनियां हैं, ठीक है, उनकी जो कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर उनका जो भी हेड ऑफिस होता है वो दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड होता है और आप रहते किसी दूसरे स्टेट में हो, तो ये लोन कंपनियां, ये जो बैंक, जो एनबीएफसी है, ये क्या करती है, उनका जहां पे भी हेड ऑफिस या फिर जो भी उनका कॉर्पोरेट ऑफिस जहां पे रजिस्टर्ड रहता है, वो उसी क्षेत्र में, उसी जुरिसडिक्शन में क्या करते हैं, आपके ऊपर सेक्शन 25 का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, राइट। और आप रहते किसी दूसरे स्टेट में हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक, अपना कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल या फिर दिल्ली में मुकदमा दर्ज करवा दिए, और आप रहते हो महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, राइट। तो कहीं ना कहीं एक लंबा, एक बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है, 1000-1500 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, बैंक की पूरी ये कोशिश रहती है कि आपको बैंक ना परेशान करे, आपको डराए, जिससे कि आप डर के मारे क्या करो, उनका जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उनका वो पेमेंट आप कर दो दोस्तों, ठीक है। मेरा आपको एक ही चीज है, यदि आपके पास पैसा है तो आप बैंक का पैसा लौटा दीजिए। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूं, हर वीडियोस में आपको ये रिकमेंड करता हूं, यदि आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे लौटा दीजिए दोस्तों। रीजन ये है कि भैया देखो, आपके तकलीफ में, प्रॉब्लम में आपने लोन लिया, बैंक ने आपको लोन दिया, तो आपका फर्ज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया बैंक का जो पैसा आपने लिया उसको आपको रिटर्न और लौटा देना चाहिए, यदि पैसे आपके पास है तो, ठीक है। कोई जेन्युइन रीजन है, प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है, ठीक है, कुछ क्राइसिस वगैरह कुछ आ गई है, तो ऐसे में यदि आप नहीं दे रहे, पैसा है नहीं तो कहां से देंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको आगे सॉल्यूशंस पूरा बता रहा हूं। देखिए बैंक है, बैंक तो अपनी लीगल जो उनकी कार्रवाई है, जो कानूनी जो कार्रवाई वो तो करेगी, क्योंकि उनका पैसा आपके पास रुका हुआ, अटका हुआ है, तो वो निकालने के लिए अपना जो भी उनका प्रोसीडिंग्स है, जो उनकी फॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है वो तो करने वाले, राइट। लेकिन पैसे यदि आपके पास है तो बैंक आपको पैसा दे देना चाहिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। अगर पैसे हैं तो दे दीजिए, राइट। 420 फ्रॉड वाला काम बिल्कुल मत करिए दोस्तों, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते सी, तो ऐसे में क्या होता है, बैंक सिर्फ क्या करती है, एनबीएफसी सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको डराने धमकाने के लिए कि भैया आपको जेल भेज देंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आप जहां पे रहते हैं उस स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में क्या करते हैं, आपके खिलाफ सेक्शन 25 का जो मुकदमा वो दर्ज करवाते हैं, जिससे कि आप भाग दौड़ करो, परेशान हो जाओ, ठीक है, आपके बहुत सारे खर्चे हो जाए, आप बहुत टेंशन में चले जाओ। तो ये सारी चीजों को लेके वो लोग ऐसा करते हैं। उनका इंटेंशन क्या रहता है कि आपने जो पैसा उनका लिया है उनका वो लौटा दो, उनका वो इंटेंशन रहता है, उनका ये सोच इंटेंशन नहीं रहता कि आपको जेल भेज देना है,
आपको चक्की पिसवाना, जेल में भेज के आपको फांसी लगवा देना है, ऐसा उनका कोई भी इंटेंशन नहीं रहता। उनका मेन इंटेंशन क्या रहता है कि जो भी अमाउंट ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग है आपके पास, बस उनका वो अमाउंट रिकवर हो जाना चाहिए बस। तो उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, जानबूझकर दूसरे स्टेट में आपका मुकदमा दर्ज करवा देता है और आप रहते कहीं और हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अब आगे होता है क्या फ्रेंड्स, अब आगे होता है कि भैया आप जिस स्टेट में रहते हो उसको छोड़कर दूसरे स्टेट में क्या हुआ, आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में सेक्शन 25 में क्या हुआ, मुकदमा दर्ज हो गया। अब जो कोर्ट में जब मुकदमा दर्ज हो जाता है दोस्तों, तो होता क्या है, अब आगे प्रोसीडिंग्स क्या चलती है। अब जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपको समन्स भेजेंगे। आपका जो भी रजिस्टर्ड या फिर जो भी आपका करस्पॉन्डेंट जो भी एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, आपको समन्स भेजेंगे, ठीक है। समन्स मतलब कि भाई बुलावा, कि भाई आइए आपके खिलाफ यहाँ पे ये केस दर्ज हुआ है, ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये सेक्शंस में, और ये रीजन, राइट। तो आपको एक तरीके से बुलावा, दैट मींस कि समन्स आपको भेजते हैं। तो जब आपको समन्स मिलता है सेक्शन 25 का पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में, जब आप वो समन्स को देखते हैं तो आप बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों डरना नहीं है, चीजों को बहुत आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है और इसका सोल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करना है। आपको डरना नहीं है कि अरे यार मुकदमा कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, कर्नाटक, केरला में दर्ज हो गया, और यार मैं तो महाराष्ट्र में, तो यूपी में, तो बिहार में रहता हूं, अरे यार अब वहां कैसे जाऊंगा, कौन से वकील को पकड़ूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे कांटेक्ट, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे परिवार में तो कोई वकील है ही नहीं, अब मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो गया है, पैसा भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आपको डरना नहीं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बस आपको कानूनी ज्ञान अपने पास रखना है और एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, पढ़े लिखे जो कानून के जानकार हैं, बस आपको उनके संपर्क में रहना है और उनसे आपको सजेशंस, आइडियाज और आगे क्या करना है, बस उसका आपको सलाह लेना है दोस्तों, बस। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समन्स आ गया, ठीक है। तो जब समन्स आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समन्स आ गया तो तुरंत भाग भाग के आपको पहुंच जाना है वहां पर। समन्स में लिखा रहता है कि भाई फला फला इस डेट को, इस टाइम पर आपको इस मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर, ये कोर्ट के अंदर आपको हाजिर होना है, ठीक है, और आपको अपना जवाब जो भी है आपको दाखिल करना है, ठीक है, या फिर आपको भैया बेल करवाना है, ठीक है। समन्स आ गया मतलब कि भैया आपके ऊपर केस मुकदमा दर्ज हो गया है और आपको बेल करवाना है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि जो समन्स आई है वो समन्स जो वो फ्रॉड है, डुप्लीकेट है, गलत है, ठीक है, 420 420 वाला फ्रॉड, लाइक बोलते हैं ना, झूठा मूठा है, कोई मुझे डरा रहा है, तो ही सी ऐसा होता है दोस्तों। बहुत बार जो समन्स जो क्लाइंट और कस्टमर को भेजी जाती है कोर्ट के द्वारा, वो बहुत बार फर्जी और अनजेन्युइन रहते, राइट, गलत तरीके से भेजे जाते हैं, राइट। कभी कभी ये एनबीएफसी वाला ऐसा करते भी हैं जिससे कि डर के मारे आप उनका पेमेंट कर दो दोस्तों। तो एनबीएफसी लोन कंपनियों का मेन टारगेट, मेन मोटिव क्या रहता है कि भैया आपको डराना है, बस डराएंगे तो आप पैसा दे दोगे। तो कई बार फर्जी समन्स भी भेजे जाते हैं। तो ऐसे में कैसे चेक करें कि भैया फर्जी समन्स है, तो उस समन्स के ऊपर ना केस नंबर, मुकदमा जो नंबर होता है वो लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या करना है आपको ऑनलाइन आपको गूगल पे जाना है, ई कोर्ट सर्विसेज करके एक साइट है, या फिर आप मोबाइल में प्ले स्टोर में ई कोर्ट सर्विसेज करके एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके उस समन्स का जो भी मुकदमा नंबर, जो भी केस नंबर है, ठीक है, वो आप वहां पे एंटर कीजिए, कोर्ट नंबर, कौन सा कोर्ट का प्रीमाइसेस है, वो कोर्ट जो भी है, वो सारी डिटेल्स वहां पे फिल करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो समन्स मुझे आई है वह समन्स सही है, जेन्युइन है, या फिर गलत, फर्जी, या फिर झूठा मूठा है। तो आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी दोस्तों। तो ऐसे में आप क्लियर कर सकते हो कि समन्स जो इस कोर्ट के द्वारा भेजी गई है वह सही है कि गलत है दोस्तों। तो जब आप उस ई कोर्ट सर्विसेज में डिटेल्स फिल करोगे तो आपको पूरा डेटा मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली सही में आपके ऊपर बैंक ने, एनबीएफसी ने आपके ऊपर सेक्शन 25 का मुकदमा दर्ज किया है कि नहीं किया दोस्तों। अब मुकदमा दर्ज हो गया तो तुरंत भागना नहीं, आपको ठंडे दिमाग से सोचना, आपको समय मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो समन्स आ गया तो आप क्या करिए, आप अपने कानून के जो आपके जो सलाहकार या फिर कोई लीगल एक्सपर्ट या फिर एडवाइजर से आप कांटेक्ट करिए, ठीक है। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी एक एडवोकेट हूं, मैं भी यही सब काम करता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे वीडियो, मेरे इस चैनल के ऊपर लोन से संबंधित मैं अधिकतर वीडियो में अपलोड करता हूं और मैं प्रैक्टिस भी करता हूं इस फील्ड में, इस लोन के फील्ड में दोस्तों। तो आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी स्टेट में कोई भी मैटर होने दो, हमारी जो पैनल, हमारी जो टीम होती है वो हर जगह फैली हुई है, राइट। आजकल तो आपको पता है कि भैया ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, सारी चीजें घर बैठे बैठे हो जाती है। अगर मैं वहां पे पहुंच नहीं पा रहा हूं तो हमारी जो टीम है वहां पर बैठी हुई है, तो उनसे कांटेक्ट करवा के आपका जो काम है वो हम करवा देंगे दोस्तों। अच्छा, अब क्या होता है दोस्तों, समन्स आ गया, ठीक है, आपको मिल गया। अब आगे आपको ये सोचना कि भैया कैसे इसका जवाब देना है, ठीक है। तो जहां पे जिस स्टेट में आपको ये जो कोर्ट है, जहां मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां से ये समन्स आया है, तो आप वहां के किसी लोकल वकील से संपर्क करिए या फिर आप हमसे संपर्क करिए, ठीक है। उनसे बातचीत करके आप क्या करिए, उस डेट को, उस समय पे वहां पे हाजिर हो जाइए, ठीक है, और अपना बिल वगैरह करवा लीजिए। यदि आप नहीं करवाते हैं, डिले, लेट हो जाता है, ठीक है, समन्स आया मतलब ये नहीं, तो आपको 2-4 महीना, 3 महीने का आपको टाइम मिलता है, उसमें डेट, समय सब लिखा रहता है कि कब आपको हाजिर होना है। यदि आप हाजिर नहीं होते हैं तो होता है कि आगे चल के आपका वारंट इशू किया जाता है उस कोर्ट के द्वारा, जो भी कोर्ट ने आपको सम्मन भेजा है वही कोर्ट आपको वारंट इशू करती है दोस्तों। अब वारंट में कैसा होता है, 2 प्रकार की वारंट होता है, बेलेबल वारंट और एक होता है नॉन बेलेबल वारंट। सो दोस्तों, बेलेबल वारंट में कैसा रहता है कि जो जहां पे आप रहते हैं उस एरिया का, जो क्षेत्र का, जो लोकल जो पुलिस स्टेशन है, वहां से पुलिस आती है, वो क्या करती है, आपको सूचित करती है कि भैया आपके खिलाफ वारंट इशू हो गया है, बेलेबल वारंट है। तो आपको हम इन्फॉर्म करते हैं कि भैया आकर अपना बिल करवा लीजिए और जो भी श्योरिटी बॉन्ड वगैरह जो भी वो फिल कर दीजिए, ठीक है। वो आपको अरेस्ट नहीं करते, बस आपको सूचना देती है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक वार्निंग मिल रही
कि भैया वारंट, बेलेबल वारंट आपके खिलाफ इशू हो गया है, बेल करवा लीजिए, श्योरिटी बॉन्ड का जो प्रोसीजर है, मुचलका का जो प्रोसीजर है वो करवा लीजिए। तो अब फिर भी ऐसे में यदि आप अलर्ट मोड पे नहीं आते, एक्शन नहीं लेते, तो आगे चलकर आपके खिलाफ दोस्तों एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट क्या करती है, मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है वो इशू करती है। अगर एनबीडब्ल्यू इशू कर दी तो ऐसे में क्या होता है, पुलिस स्टेशन या फिर जो पुलिस होती है उनको पावर प्राप्त हो जाता है कि वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं और ऐसे में आपको पकड़ के लेके जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट साहब के, मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है उनके समक्ष आपको पेश करती है। तो वैसे में आपको फिर तो बेल करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया और फिर आपको वो पुलिस स्टेशन से आपको बेल नहीं देंगे, फिर कोर्ट में जाकर कोर्ट से आपको बेल करवाना पड़ेगा। तो वहां पे आपको पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो फिर वहां पे आपका बेल होगा दोस्तों। तो डरना नहीं है, बेलेबल वारंट हो, नॉन बेलेबल वारंट हो, कुछ भी हो, आपको हाथों हाथ आपको सेम डे दोस्तों आपको बेल मिल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा एकदम हीनियस, एकदम बहुत सीरियस ऑफेंस आपने कमिट नहीं कर दिया दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा कोई अपराध, बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं है। आपको सेम डे इमीडिएटली तुरंत आपको बेल मिल जाएगा, चाहे वो बेलेबल वारंट हो चाहे वो नॉन बेलेबल वारंट हो। आपको बस ठंडे दिमाग से कानूनी तरीके से आपको चलना है, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट आपको बेल मिल जाएगा दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी वारंट हो दोस्तों। अब डियर फ्रेंड्स, अब होता क्या है कि भैया देखिए वारंट निकल गया, समन्स आ गया, तो इस बीच में हो सकता है कि आपको एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों की तरफ से आपको कॉल आ जाए कि भाई देखिए, यदि आप लोन को सेटल करवाना चाहते हैं, ठीक है, हमारी कंपनी ने ये चाहा है कि भैया कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, कोर्ट कचहरी हम नहीं चाहते हैं लेकिन आपने नहीं दिया इसलिए हमें ये करना पड़ा। ऐसा लाइक बैंक की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से उनके जो मैनेजर, जो उनके हेड पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंट कस्टमर को कॉल करते हैं कि भैया देख लीजिए अभी वारंट इश्यू हो गया, समन्स आ गया, यदि आप चाहते हैं सेटल करवाना, हम नहीं चाहते हैं कि आपको हम जेल भेजे, आपको परेशान करें, ठीक है, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप आइए, जो भी अमाउंट है भर दीजिए, अगर स्थिति परिस्थिति खराब है तो एक काम करिए, सेटलमेंट करवा लीजिए, हम आपको ऑफर देते हैं 30% पे, 20% पे। सपोज 4 लाख का आपका लोन बाकी है या फिर जो भी है, ठीक है, आपकी जो भी ईएमआई बाकी है, हम आपको 20% पे सेटल करके दे देते हैं, 30% करके देते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉल आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि भैया सेटलमेंट हो जाए, जो भी अमाउंट है वो रिकवरी उसकी हो जाए, क्योंकि वहां पे उनका इंटेंशन फिर से वापस से क्लियर हो रहा है कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं करना चाहते हैं, वो आपको जेल नहीं भेजना चाहते हैं, ठीक है। वैसे भी जेल होता भी नहीं है यार दोस्तों, जेल होता भी नहीं है, भले से प्रोविजन में, कानून में, लॉ में प्रावधान दिए गए हैं जेल के, लेकिन जेल होती नहीं है। यदि आप केस हार भी जाते हैं, बस आपको जुर्माना, पेनाल्टी बस, ठीक है। तो क्या है, सी जेल क्या है, 2 साल की जेल मैक्सिमम, और जुर्माना क्या है, जो भी अमाउंट रहेगा, जो भी ईसीएस की अमाउंट या फिर जो भी टोटल अमाउंट रहेगा उसका ट्वाइस, ठीक है। तो जेल तो नहीं भेजते, डेफिनेटली 100%, 101% जेल नहीं भेजते, सिर्फ वो डराना धमकाना से, कानून में जितनी बातें लिखी गई हैं वो क्या होता है, वो फुलफिल्ड नहीं होती दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम लिखा है बट मैक्सिमम या फिर आधा भी नहीं देते हैं, तो जेल तो साइड में रखो, ठीक है। बस पेनाल्टी, फाइन वगैरह जो भी है, जुर्माना वो लगाते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दो कि भैया नहीं जेल हो जाएगी, राइट, अपने को जेल काटना पड़ेगा, अपने को बेल नहीं मिलेगा, वारंट निकल गया, नहीं, वारंट इशू हो गया, तुरंत सेम डे आपको बेल होगा दोस्तों, और जेल बिल कुछ नहीं होता है, सिर्फ वही जुर्माना, पेनल्टी, यदि केस हारेंगे तो, और उसके लिए भी बहुत समय जाता है। तुरंत ऐसा नहीं मुकदमा दर्ज होगा तुरंत आपका केस फाइनल हो जाएगा। ऑलरेडी कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग्स पड़े, इतने सारे वर्कलोड हैं, सिर्फ आपका ही केस नहीं देख रहा मजिस्ट्रेट साहब को, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केसेस पेंडिंग्स पड़े हैं। तो समन्स आएगा, फिर पहली तारीख पड़ेगी, फिर दूसरी तारीख पड़ेगी, फिर वारंट इश्यू होगा, तो काफी समय, ऐसा करके 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसे गुजर जाते हैं। तो ऐसे में बीच में यदि आपका फंड का अरेंजमेंट जुगाड़ हो जाता है तो बैंक वाले से बात करके सेटलमेंट करवा लीजिए दोस्तों, और बैंक खुद आपको सामने से ऑफर देगी सेटलमेंट का, तो उनके ऑफर को एक्सेप्ट करिए। यदि आपकी कैपेसिटी बन जाती है तो पैसा देकर केस को खत्म करवाइए दोस्तों, और ये कंपाउंडेबल है, ये बीच में कभी भी इस केस को खत्म किया जा सकता है। यदि आपके पास फंड का जुगाड़ हो जाता है तो आप बैंक वाले से बात करके उनका रीपेमेंट करके आप केस को खत्म करवा सकते हैं, केस को विड्रॉ करवा सकते हैं, राइट। तो जो बैंक वाला वो क्या करेगा, केस को विड्रॉ कर लेगा। सो दिस इज एन कंपाउंडेबल ऑफेंस दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे डियर फ्रेंड्स, कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जो बाउंस जो केस है ना, ये अपना समझो कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की तरह है, तो ये कानूनी प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, और इस बीच आपको समय मिलेगा, बीच में फंड का जुगाड़ होता है, तो भैया बैंक वालों का, एनबीएफसी वालों का, लोन कंपनियों का पेमेंट देकर चिंता मुक्त हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। ये सब कानूनी पचड़े में फंसकर कोई मतलब नहीं है, आपका भी समय नुकसान होगा, आओगे जाओगे कोर्ट कचहरी में, वकील की फीस, एडवोकेट की फीस, तारीख पे तारीख, काफी परेशान हो जाओगे दोस्तों। और बैंक खुद चाहती है कि भैया ये केस खत्म हो जाए, हमारा पैसा रिकवर हो जाए, वो खुद सेटलमेंट के लिए आपको ऑफर देगी, पूरा पैसा आपसे नहीं मांगेगी, बोलेगी 20% दे दो, 30% दे दो। अगर ऐसा कोई ऑफर बीच में आ जाता है तो बात करके केस को खत्म कराओ, पेमेंट दे दो दोस्तों, क्योंकि उनका भी तो खर्चा जाता है ना, उनकी भी एडवोकेट की पैनल्स होती है, उनके भी कानूनी सलाहकार होते हैं, उनके भी खर्चे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड चल रहा है, वो जो प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं ना, कि भैया कोर्ट में कंप्लेंट फाइल किया, केस दर्ज करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया, तो उनको भी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, उनके भी एडवोकेट्स के पैनल्स होते हैं, उनकी भी सैलरी होती है, तो बैंक वालों को भी बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो वो भी चाहते हैं यार नहीं यार, मुकदमा नहीं चले तो अच्छा है, जो मिल रहा भैया ले लो। सो कोई भी बैंक, एनबीएफसी ये नहीं चाहती है कि आप जेल जाओ, वो सिर्फ क्या करते हैं, कानूनी पचड़े में फंसाकर, आपको डराकर
वो बस जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो आपसे निकालना चाहते हैं दोस्तों। तो आपकी स्थिति परिस्थिति ठीक हो जाती है बीच में, तो आप उनके पैसे दे दीजिए दोस्तों। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, ये सब कानूनी पचड़े में फंसिए बिल्कुल मत, इसमें समय भी बर्बाद होगा और आपका पैसा भी बर्बाद होगा दोस्तों। तो यदि आप इस तरीके से यदि किसी मैटर में केस में यदि आप फंस जाते हैं, आपको वारंट इशू हो जाता है, समन्स आ जाते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग चकरा जा रहा है पूरा, क्या करूं, किससे बात करूं, कौन मेरी मदद करेगा, सो दोस्तों मैं यहां पर बैठा हूं, एडवोकेट ब्रजेश यादव। मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यदि कोई नोटिस आ रहा है, यदि कोई बैंक नोटिस आ रहा है, डिमांड नोटिस, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कोई समन्स आ रहा है, कोई वारंट की नोटिस आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करिए, मैं उसको पढ़ूंगा, देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा दोस्तों। और आपको आगे जो सलाह है, आगे क्या करना चाहिए, उसका मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा दोस्तों, और उसके मुताबिक चलिए, तकलीफ में, प्रॉब्लम में कभी नहीं आओगे दोस्तों, इट्स माय गारंटी। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, धन्यवाद।